गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए सोनाली, खबरों की शुरुआत करते हैं हम उस खबर के साथ। आज जब अपने घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको यही नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी बेहद चिंताजनक बना हुआ है और आज सुबह दिल्ली में घने धुंध की चादर लिपटी हुई है। अचानक से बदले मौसम की वजह से तापमान कम हो गया है और हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर के बीच में है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। एनसीआर के जो बाकी के शहर है उनकी भी अगर बात करें, जैसे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर ही बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। तो वहीं तापमान भी, जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। दिल्ली में अब केवल रातें ही नहीं बल्कि दिन में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। आज सुबह से ही चल रही बर्फीली हवाओं ने कड़ाके की ठंड का एहसास कराया है। पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है और अब दिल्ली का अधिकतम तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। वही देखिए, आईएमडी ने शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और आने वाले 21 और 22 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी जो हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना यह है कि ये तो बस शुरुआत ही है। पहाड़ों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है और 20 से 22 दिसंबर के बीच हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने वाली है, जिसके प्रभाव से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक घने बादल छाए रहेंगे और कोहरे का प्रकोप बना रहेगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए भाई, आप अपने घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय लेकर के निकलिए पूजा, क्योंकि आप भी शायद आज ड्राइव करके आई हो और बाहर बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। तो ज्यादा समय लेकर के चलिए और धीरे धीरे ही चलिए अपने घरों से जब आप बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, विजिबिलिटी बहुत जगहों पर एकदम शून्य हो गई थी। सोनाली सही कह रही हैं, और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर केवल 20 से 30 मीटर के, कुछ जगहों पर 30 से 40 मीटर की केवल विजिबिलिटी रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब है। क्योंकि जब आप वाहन चला रहे हैं तो आपको सड़क पर अगर नज़र नहीं आ रहा है कि आपके आगे कौन चल रहा है, आपके पीछे कौन चल रहा है, दाएं कौन चल रहा है और बाएं कौन चल रहा है, तो आपको समझ नहीं आएगा। और इसी वजह से तो इतने एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जो हमें एक्सप्रेसवेज पर देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं पूजा आप, क्योंकि स्पीड लिमिट को भी और प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि भाई जब आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप समय लेकर के चलें और आराम से चलें, क्योंकि लगातार पिछले दिनों भी कई ऐसे केसेस आए एक्सीडेंट के जो काफ़ी भयावह थे। कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो आप खुद की सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि समय से थोड़ा पहले निकले, ना कि आप सोचें कि चलो भाई 10 मिनट है तो 10 मिनट पहले निकलें। ऐसा मत कीजिएगा। अगर कहीं 45 मिनट लगता है पहुंचने में तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा समय लेकर ज़रूर चले, और ख़ासतौर पर जब आप सुबह के समय ड्राइव करते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे दिन खुलने लग जाता है, और अब तो इवन ये है कि केवल रातों को ठिठुरन नहीं बढ़ रही है, सुबह के वक्त में और दिन के वक्त में भी ठिठुरन है। लोग परेशान हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब मैं अर्ली मॉर्निंग आ रही थी सोनाली सुबह सुबह, तब तो विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा भी खराब नहीं थी जितनी अब हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जब आप सड़क पर खड़े हो रहे हैं, इवन हम फिल्म सिटी में अभी मौजूद हैं, यूजुअली ऐसा होता तब है जब कोई बहुत खुला इलाका होता है तो वहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोगों की विजिबिलिटी पर असर पड़ता है। बट इवन हमें यहाँ पर भी, जहाँ इतनी बिल्डिंग से इतने लोग हैं, वहाँ पर भी इतना फॉग है। तो आप समझिए कि एक्सप्रेसवेज पर आपको क्या हाल मिलेगा। इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए, रफ्तार मत भरिए, धीरे धीरे चलिए लो बीम लाइट के साथ।
तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में इन दोनों जहरीली हवा का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक सीमा को पार कर चुका है और जैसे जैसे देखा जा रहा है कि अब दिसंबर का महीना आ गया है और दिसंबर के महीने में अब आपको विजिबिलिटी भी कम है, प्रदूषण भी है, यानी कि दिल्ली वाले तो दोहरी मार झेल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लोग अब एक तरफ प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ धुंध और कोहरा, जिसकी वजह से बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है। बिल्कुल, और ट्रिपल अटैक है ये तो दिल्ली की पब्लिक पर एक तरह से। हालांकि सर्दियों में तो ठंड होगी ही, उसके लिए लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन अब पोल्यूशन की वजह से उनकी जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखिए ये जो डेंस फॉग, एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि डेंस फॉग प्रदूषण में तो सुधार करेगी, ये प्रदूषक तत्वों को ज़मीन की तरफ पुश करेगी, ढकेलेगी। लेकिन अगर आप बीच में बैरियर बनते हैं, यानी कि आप बीच में सड़क पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके बीच में एक बैरियर है, उसको अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो फिर आपको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि वो हवा जो है फिर वो आप के बॉडी के अंदर जा रही है और वो केवल आपके लंग्स को नहीं पर आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस तरह की हवा में कुछ मिनट भी सांस लेना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कहाँ पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी हम आपको बताएंगे। आपके एरिया में स्पेशली कितनी हवा सांस लेने लायक है। वैसे तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है सांस लेने लायक, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, जैसे अगर आप आईटीओ में रहते हैं तो 429 वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। आनंद विहार में 423, जहांगीरपुरी में 420, नेहरू नगर में 418 और वजीरपुर में 417 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं ओखला फेज 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर AQI 408 है। अशोक विहार की बात करें तो 407 है। रोहिणी में भी AQI 407 है। चांदनी चौक में 405 है। आरकेपुरम में 403 है। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो यहाँ पर AQI जो है वो 401 दर्ज किया गया है। तो वहीं देखिए पटपड़गंज में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर 398 AQI रिकॉर्ड किया है, 300 के लाइन में, लेकिन 400 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सोनिया विहार में भी 390, नरेला में 383, मंदिर मार्ग में 342 और लोधी रोड में 332। नजफगढ़ में यहाँ से थोड़ा सा कम है बट अराउंड 300 के आसपास है, 298 वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ये हवा जो है स्पेशली जब 300 को या 400 को एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस कर जाता है तो वो बहुत नुकसान देता है आपके हेल्थ को, न सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स को पर एक हेल्दी बॉडी को भी। अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार देखिए लगातार सख्ती अपनाए हुए हैं, तमाम कड़े नियम लागू किए गए हैं। और एक और खबर सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने रफ्तार और सख्ती दोनों बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में राजधानी भर में चालान किए गए। संयुक्त निगरानी अभियान के तहत नियम तोड़ने वाले 11,776 वाहनों के चालान काटे गए। ये कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, DPCC और अन्य एजेंसी की साझा कोशिश का नतीजा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ वाहनों पर ही नहीं बल्कि कचरा, धूल और ट्रैफिक मेंटेनेंस जैसे मोर्चों पर भी एक साथ काम किया गया है और एक दिन में करीब 12 लाख मीट्रिक टन कचरा उठाया गया है, जो बहुत बड़ी बात है, जिससे लैंडफिल और खुले कचरे से उठने वाली धूल को कम करने की कोशिश की गई है। प्रदूषण में सड़क की धूल की बड़ी भूमिका को देखते हुए लगभग 2068 किलोमीटर सड़कों की मशीनों से सफाई की गई है और इसके अलावा 1830 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है ताकि उड़ती धूल को रोका जा सके। धूल नियंत्रण के लिए 5528 किलोमीटर इलाके में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया है और निर्माण स्थलों पर 160 एंटी स्मॉग गन तैनात रही। कचरा प्रबंधन के मोर्चे पर भी सरकार ने आंकड़ों के जरिए सख्ती दिखाई है। बीते 24 घंटों में औसतन 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया है। इसके साथ ही 311 ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर और सोशल मीडिया के जरिए आई 57 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया है ताकि लोगों को ये भरोसा मिले कि ये शिकायतें सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं। साथ ही साथ यातायात और प्रदूषण नियंत्रण के तहत गैर निर्धारित मार्गों पर चल रहे 542 ट्रकों को रोका गया है और वापस भेजा गया है। राजधानी के 34 बड़े ट्रैफिक जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि लंबे जाम से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। वहीं देखिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, सभी विभाग और DPCC 24 घंटे पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली को साफ हवा देने के लिए जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। सरकार का साफ संदेश ये है कि नियमों में ढील नहीं दी जाएगी,
और यह अभियान आगे भी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, स्पेशली दिल्ली के लोगों को, प्रदूषण को लेकर जो सख्ती है वो इसलिए है ताकि आप ही को साफ हवा मिल सके। हालांकि असर तो धीरे धीरे नज़र आने वाला है, ट्रैफिक पर तो इसका असर पड़ता नज़र आ रहा है। ट्रैफिक स्पेशली अगर हम कालिंदी कुंज इलाके की बात करें, वहाँ से जब हम फरीदाबाद की तरफ जाते हैं या दिल्ली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो अब यू वोंट बिलीव सोनाली 35 से 40 मिनट आप उस ट्रैफिक में ही खड़े रहते थे, वो ट्रैफिक अब जीरो हो गया है और आप वहाँ पे आपको 1-2 मिनट सिर्फ ट्रैफिक में, वो भी रेड लाइट का जो ट्रैफिक है वो आपको फेस करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ऐसी ही स्थिति दिल्ली के बाकी इलाकों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि गाड़ियाँ कम चलेंगी और ट्रक्स की एंट्री कम होगी। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन्हीं की वजह से लगता है, उनकी एंट्री कम होगी, तो इससे ट्रैफिक पर तो असर पड़ रहा है। साथ ही साथ फ्यूल एमिशन जो होता है, एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है पोल्यूशन में, उस पर भी असर पड़ेगा। वो कंट्रीब्यूशन कम होगा पोल्यूशन में, साथ ही डेंस फॉग भी है, तो उससे पोल्यूशन की स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई असर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पोल्यूशन ऐसी समस्या है दिल्ली के लिए जो एक दिन में ठीक होने वाली तो है नहीं ना। आप केवल विंटर सीजन में इस पर काम करेंगे तो ये ठीक होगी, इसके लिए आपको लंबा समय लगेगा और पूरे साल मुझे लगता है कि इसमें काम करने की जरूरत है, तब जाके हमें इसका असर थोड़ा सर्दियों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार की तरफ से तो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एज ए सिटीजन आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप मेट्रो से जाएं या फिर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, सीएनजी बसें हैं, आप उनसे जाएं। और इसी के साथ साथ कार पूलिंग भी बहुत अच्छा तरीका है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए अब एक नया ऐप भी शायद लॉन्च किया गया है दिल्ली में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मास्क तो आप ज़रूर लगा करके बाहर निकलिए, क्योंकि हम भी जब बाहर निकलते हैं अपने घरों से तो मास्क इस्तेमाल करते हैं। जब हम शो करते हैं तो मास्क हटा देते हैं, उसके बाद हम ज़रूर मास्क पहनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही एडवाइज्ड है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी, कि मास्क का उपयोग करिए, आपको ही इससे राहत मिलेगी। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार अब गांव में आबादी देवभूमि का सर्वे शुरू करने जा रही है, उससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। इस सर्वे का मकसद है गांव में बसे घरों, गलियों और रिहायशी इलाकों की सही पहचान करना और उनका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराना। इस प्रक्रिया में ड्रोन और एरियल मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद अधिकारी मौके पर जाके भौतिक सत्यापन करेंगे ताकि नक्शे में दर्ज सीमाएं जमीन की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह मेल खा सके। स्वामित्व योजना के तहत हर घर और प्लॉट के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। ये कार्ड मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण होगा और वर्षों से चले आ रहे जमीनी विवादों को खत्म करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से ग्रामीणों को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। साथ ही सरकार गांव में सड़क, पानी, नाली और बिजली जैसी सुविधाओं की बेहतर प्लानिंग भी कर पाएगी। कुल मिलाकर ये पहल जो है वो गांव में भरोसा, स्थिरता और विकास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रॉपर्टी के इतने विवाद होते थे, उसको लेकर कितने इश्यूज सामने आते थे सोनाली, और इस वजह से इस खबर को, ये जो पहल है, इसको काफ़ी सराहा भी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम और अब आपको बता देते हैं आपके एक और मतलब की खबर। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट्स के लिए भर्ती का ऐलान किया है, तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये खबर आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। आरबीआई ने लेटरल रिक्रूटमेंट के जरिए 93 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास खास स्किल है और काम करने का अच्छा खासा अनुभव भी है। लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब है कि उम्मीदवारों को उनकी विशेष योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर सीधे नियुक्ति किया जाएगा और इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 17 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है वो 6 जनवरी 2026 तय की गई है। तो आप ज़रा याद रखिएगा, अगर आप ये भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आप काम करना चाहते हैं आरबीआई में, तो 6 जनवरी 2026 लास्ट डेट है, भूलिएगा मत, क्योंकि पूजा तो हमेशा लास्ट डेट भूली जाती हैं। बिल्कुल, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट के भरोसे रहते हो तो कई बार आपके काम भी अटक जाते हो और वो नहीं पूरे हो पाते हैं। और इनकेस अगर हो भी जाए तो आप सोचिए कितना प्रेशर होता है उस दिन मेंटली आपके जहन में, दिमाग में, कि होगा नहीं होगा, रहना जाए कहीं। इसीलिए वही पहले ही कर दीजिए अप्लाई, ताकि ऐसे इश्यूज आपको ना फेस करने पड़े। उम्मीदवार आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, opportunities.rbi.org.in, इस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सभी पद फुल टाइम
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। भर्ती के तहत डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जैसे पद शामिल हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, डेटा साइंस, फाइनेंस या फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स या फिर BE, BTech की डिग्री जरूरी है। साथ ही कम से कम 4 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। तो डेटा इंजीनियर पद के लिए कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री या फिर MCA के साथ 4 साल का अनुभव मांगा जाएगा। और वहीं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री और कम से कम नहीं तो पूजा आपको 5 साल का अनुभव जरूरी है। वहीं इस भर्ती के लिए देखिए उम्र सीमा भी काफी लचीली ही रखी गई है। न्यूनतम उम्र 25 साल और अधिकतम उम्र 62 साल तय की गई है। चयन प्रक्रिया में पहले प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी और शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो पद और ग्रेड के हिसाब से उम्मीदवारों को अधिकतम 4,80,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC और EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपए प्लस GST रखा गया है, जबकि SC, ST और उसके उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए प्लस GST फीस होगी। कुल मिलाकर ये भर्ती उन प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स के दम पर काम करना चाहते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को RBI की वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जा रही है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जाकर चेक करिए और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है तो जाकर बिल्कुल अप्लाई करिए। वैसे भी नौकरियों की भारी कमी है भाई, और कहीं अगर भर्ती निकल रही है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको बता देते हैं अब सोने चांदी के क्या दाम है। वैसे तो रोजाना गिरते बढ़ते रहते हैं, हैरान करते हैं, लेकिन सोने चांदी के दाम में आज 24 कैरेट सोने के दाम 10 ग्राम आज 1,34,320 बताए जा रहे हैं। और वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत है 2,08,900 रुपए पर kg, यानी कि देखिए चांदी 2 लाख के पार है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से दाम घट बढ़ रहे हैं, अब ये तो आपकी जेब पर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्राम सोना ले सकते हैं या कितने kg आप चांदी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं सोनाली, मुझे तो लगता है कि हमें फिलहाल अभी अपने थॉट पे भी पॉज लगा देना चाहिए कि हमें ये लेना है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब शादियों का भी सीजन है तो आप कहीं जाएंगे तो गिफ्ट में सोना चांदी देने का सोचेंगे या फिर सोचेंगे नहीं भाई चलो लिफाफे में पैसे रख देते हैं और वापस आ जाते हैं? मैं जाऊंगी तो मैं तो ब्लेसिंग्स देकर आऊंगी। ऐसी स्थिति अभी सोने चांदी की हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं फ्यूल प्राइसेस। और देख लीजिए क्या है आज पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है, डीजल की कीमत 87.67 पर लीटर है, CNG की कीमत 77.09 पर किलोग्राम है। वहीं अगर नोएडा की हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 94.85 प्रति लीटर, डीजल की बात करें तो उसकी कीमत है 87.97 प्रति लीटर और CNG की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत है 81.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.40 प्रति लीटर, डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत है 87.70 प्रति लीटर। वहीं CNG की अगर बात करें तो उसकी कीमत है 82.12 प्रति किलोग्राम। तो ये तो पेट्रोल डीजल के दाम है और CNG के भी। तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो फिर आप इन दामों को पहले देख लीजिए और फिर ही जाकर फ्यूल भरवाइए। अब जाते जाते आपको आज का इतिहास बता देते हैं हम। आज के ही दिन 1988 में भारतीय संसद ने 62वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया था, जिसके तहत मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। वहीं 1955 की अगर हम बात करें तो इंडियन गोल्फ एसोसिएशन यानी कि भारतीय गोल्फ एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिससे गोल्फ खेल को देश में संगठित रूप मिला। वहीं देखिए भारत पाकिस्तान परमाणु हमले पर भी 1990 में आज ही के दिन इनके बीच निर्णय हुआ। दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु हमले नहीं करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण शांति संबंधित कदम था। तो इसी के साथ समय हो गया है समाप्त। आपसे भी लेते हैं विदा, फिर से होगी मुलाकात। धन्यवाद।